विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। विधि का शासन ये ब्रिटिश शासन पद्धति की देन है। आधुनिक शासन का को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: स्वेच्छाचारी एवं अधिनायकवादी शासन तथा लोकतंत्रात्मक एवं संवैधानिक शासन। तो लोकतंत्रात्मक एवं संवैधानिक शासन का आधार विधि का शासन होता है। ऐसे शासन में सरकार और शासित अर्थात जनता दोनों ही विधि के अधीन होते हैं, न कि किसी व्यक्ति के अधीन। विधि का शासन और संविधानवाद उदारवादी लोकतंत्रों की आधारभूत विशेषताएं हैं। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता को श्रेष्ठ शासन का एक चिन्ह माना है। कानून का एक बड़ा लाभ यह है कि कानून में किसी भी प्रकार की वासनाओं तथा विकारों का समावेश नहीं होता है, जबकि श्रेष्ठ व्यक्ति भी वासनाओं से संपूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। विधि के शासन की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या डाइसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में की है। उसके अनुसार विधि के शासन के तीन अर्थ हैं: कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाना, और तीसरा है संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। विद्यार्थियों को उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि विधि का शासन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में अपनाया जाता है। प्राचीन काल में प्लेटो ने विधि की महत्ता को स्वीकार नहीं किया था अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, और अपने शासक को सर्वोच्चता प्रदान कर दी, उसे नैतिक आधार पर आदर्श बना दिया। किंतु उनके शिष्य अरस्तु ने इस प्रकार के आदर्श शासक को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने राज्य में विधि की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, क्योंकि उनका मानना था कि विधियां सबके साथ समान व्यवहार करती हैं, विधियां पवित्र होती हैं, इसलिए विधि का शासन पक्षपात रहित होता है। और विधि को उन्होंने, अरस्तु ने विवेक कहा था, लेकिन विधि की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था। आधुनिक समय में डाइसी ने द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी पुस्तक में इस अवधारणा को प्रतिपादित किया है, और उन्होंने कहा है कि विधि के शासन के तीन अर्थ हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। विधि के शासन के अनुसार देश में कानूनी समानता है, जिसे हम विधि के समानता हमारे संविधान में अपनाया भी गया है। अर्थात सभी लोगों का साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के सामान्य कानूनों के अधीन होना है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि विधि धनवान और निर्धन के बीच कोई अंतर नहीं करती, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर पुलिस के सिपाही तक अथवा करों के संग्रहकर्ता तक
प्रत्येक अधिकारी वैध औचित्य के बिना किए गए प्रत्येक कार्य के लिए उसी भांति उत्तरदायी है जैसे कि कोई अन्य नागरिक। अर्थात विधि के समक्ष सभी को समान माना गया है। दूसरा है बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाना। विधि के शासन के अनुसार व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है, किंतु अन्य किसी बात के लिए नहीं। अर्थात जब तक कानून का उल्लंघन न हो तब तक किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाए। इसका यह अर्थ है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता है और न उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती है जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो और यह किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से साबित न किया गया हो। इस प्रकार बिना विधि के उल्लंघन के किसी को दंडित भी नहीं किया जा सकता। तीसरा है संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। ये ब्रिटिश संविधान के संबंध में कही गई बात है कि क्योंकि विधि का शासन ब्रिटिश शासन प्रणाली की देन है, तो संविधान के सामान्य सिद्धांत, क्योंकि वहाँ संविधान है लिखित है, इसलिए ये बात ब्रिटिश संविधान पे लागू होती है। विधि के शासन की तीसरी शर्त ब्रिटेन के संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायाधीशों के निर्णयों के परिणाम हैं, जो कि उनके सामने लगाए गए अभियोगों में सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों का निरूपण करते हैं। दूसरे शब्दों में संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानूनी मुद्दे पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। तो इस प्रकार ब्रिटिश संविधान में विधि के शासन की जो अवधारणा दी गई उसके तीन अर्थ हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। इसका अर्थ है कि देश में पूर्ण कानूनी समानता स्थापित होनी चाहिए, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान हैं और समान होने चाहिए। दूसरा, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाएगा। तो दूसरे का अर्थ हुआ कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। यह कार्यपालिका को स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है। तीसरा है संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। तीसरे का अर्थ यह संकेत देता है कि भारत और अमेरिका के विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की लिखित गारंटी नहीं देता, फिर भी इंग्लैंड में नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका श्रेय उस देश के न्यायिक निर्णयों को जाता है। न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय संविधान के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत न होकर परिणाम है। ये जैसा मैंने बताया था कि संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। ये ब्रिटिश शासन प्रणाली के संबंध में है कि वहाँ जो संविधान वह लिखित है और जो न्यायिक निर्णय वहाँ न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं, तो उनमें ही ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता है, अर्थात उनके जो अन्य देशों में मूल अधिकार जिन्हें कह सकते हैं वो वहाँ सुरक्षित हैं। इसलिए संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत नहीं है, बल्कि संविधान परिणाम है। नागरिकों के अधिकार स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए बनाया गया है। विधि के शासन की सीमाएं। विधि के शासन के अपवाद निम्नलिखित हैं। पहला, अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति।
विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डायसी ने प्रतिपादित किया है कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों की शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा व्यक्तिगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। डायसी के इस कथन के अनुसार ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई विवेकात्मक शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, किंतु वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन में भी वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है और सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें, इस दृष्टि से अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है। ब्रिटेन में भी प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकात्मक शक्ति प्राप्त होने के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गई है। दूसरा है लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। विधि के शासन का तात्पर्य यह है कि सामान्य व्यक्तियों और लोक अधिकारियों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में भी लोक अधिकारियों को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है। तीसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसको बोला जाता है। पिछले लगभग 40-50 वर्षों में राज्य के कार्यों में और उनके परिणाम स्वरूप कानूनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंप दिया गया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। यह प्रदत्त व्यवस्थापन भी विधि के शासन को सीमित कर सकता है। चौथा है प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन का एक पक्ष यह है कि सामान्य व्यक्ति और राज्य के पदाधिकारी दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय हों, किंतु व्यवहार के अंतर्गत वर्तमान समय में ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है। पिछली लगभग 2 पीढ़ियों में ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम, सड़क यातायात अधिनियम आदि के रूप में अनेक कानूनों का निर्माण किया है और इन कानूनों ने नागरिकों तथा विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों को एक विशेष दिशा प्रदान की, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरण की ओर ही जाती है। इसके अलावा विधि के शासन की कुछ अन्य सीमाएं हैं, जैसे इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता और उसे कभी भी किसी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सम्राट अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। देखिएगा, ये विधि के शासन की सीमाओं के अंतर्गत साधारण अर्थों में विधि के शासन की का अर्थ हमने जैसे पढ़ा कि विधि के समक्ष सभी समान होते हैं, चाहे वो देश के उच्च अधिकारी हों या सामान्य नागरिक। किंतु विशेष पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों को अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है, जो उनके उस पद के साथ जुड़े हुए प्राधिकार होते हैं। व्यक्ति के नाते विधि के शासन की समानता दिखाई दे सकती है, लेकिन विशेष पद पर आसीन होने के कारण उस पद के जो विशेषाधिकार है वो उसे प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह उन कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है जो उसके लिए प्रदान किए गए हैं। तो उन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उन अधिकारियों को
कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो विधि के शासन का उल्लंघन माना जाता है। जैसे अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति, अर्थात क्योंकि उनका कार्य का निर्वहन करना होता है इसलिए उनको अपने विवेक से कार्य करने के लिए अलग से शक्तियाँ दी जाती हैं। दूसरा, लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति, क्योंकि इनको भी विशेष सरकारी विशेष जनता के कार्य करने होते हैं इसलिए इनको भी विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन, आधुनिक समय में व्यवस्थापिका का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है इसलिए उसने अपने कानून निर्माण के क्षेत्र में कुछ शक्तियाँ कार्यपालिका को दे दी, क्योंकि जबकि कार्यपालिका का कार्य संसद द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना है, लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में देखें या हमारे देश में देखें तो संसद का सत्र हमारे देश में वर्ष में 2 बार होता है और ब्रिटेन में 1 बार होता है। तो इस बीच अगर कानून निर्माण का कार्य करना होता है तो कार्यपालिका अर्थात वहाँ की सरकार को करना होता है, बाद में वो संसद में उसे अनुमोदित करा लेते हैं, पास करा लेते हैं। तो इस नाते भी प्रदत्त व्यवस्थापन भी विधि के शासन का उल्लंघन है एक तरीके से। लेकिन और वर्तमान समय में प्रशासनिक न्यायालय या प्रशासनिक नियम अर्थात प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए अलग से कुछ कानून, जिन्हें प्रशासनिक कानून, और उन कानूनों के अनुसार प्रशासनिक न्यायालय स्थापित किए गए जो भी विधि के शासन का उल्लंघन है। इसके अलावा जैसा ब्रिटिश सम्राट है, वो सम्राट होने के नाते उसे विशेष अधिकार ये है कि उसे किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, जबकि विधि का शासन सम्राट और सामान्य नागरिक को समान करता है। किंतु चूंकि वह सम्राट है इसलिए उस पद के नाते, उस राजपद के नाते उन्हें ये विशेष अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार विधि का शासन विदेशी शासकों तथा राजदूतों पर भी लागू नहीं होता। देश के कानून का उल्लंघन किए जाने पर भी उन पर किसी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता और न ही किसी विदेशी जहाज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा, गृह मंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है, किसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है या अवांछित विदेशी को देश से बाहर निकाल सकता है। इन सब कार्यों के लिए उसके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। चौथा है, सैनिक बल के सदस्यों पर सैनिक विधियों का नियंत्रण होता है और उनका अभियोग सैनिक न्यायालय में ही निर्णीत होता है। चिकित्सक सर्वसाधारण चिकित्सक परिषद के अधीन होते हैं और प्रतिष्ठित धर्म उपदेशक धर्मपरक न्यायालयों के ये सभी तथ्य सामान्य कानून और सामान्य न्यायालय के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। तो विधि के शासन की विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, विधि का शासन विधि के साथ विधि के सामने सभी को समान मानता है, किंतु सार्वजनिक प्रशासन के संचालन में या विशेष पदों पर आसीन होने के नाते विशेषाधिकार प्रदान करने पड़ते हैं और वहाँ विधि के शासन का उल्लंघन नजर आता है। किंतु उन पदों पर कर्तव्य उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसलिए उनको उतने ही विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार ये विधि के शासन का उल्लंघन माना जाता है। धन्यवाद।